रिकॉर्डिंग ऑफ थी। तो हम ये देख रहे हैं कि SCID के केस में बेटा जो हमारा पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम वीक है, एंड इम्यून सिस्टम वीक किस वजह से है, उसमें नंबर ऑफ कॉजेज हैं, बट 100% में 25% कॉज सिर्फ रिपोर्टेड है, जिसमें ADA के सिंथेसिस में जीन डिस्टर्ब है। ठीक है, ADA सिंथेसाइज करने वाला जीन म्यूटेटेड है या जेनेटिकली डिफॉल्टेड जीन है। Clear? These patients have no functioning T lymphocyte. T lymphocyte is a immune cell. ठीक, एक B सेल होती है, एक T सेल होती है। तो B सेल T सेल मेनली हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स में आती है। लिम्फोसाइट्स हैं, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, एंड सो दे कैन नॉट माउंट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजन। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन दोनों ये पूरी स्लाइड का नोट डाउन करना है। ठीक है, कि किस क्रोमोसोम पे होता है, क्या डिफॉल्ट है, ये आपको देखना है। The disease is caused by a mutation in a gene on chromosome 20. नंबर याद रखना, which codes for the enzyme adenosine deaminase. Without this enzyme, the body is, यहाँ से important point है, unable to break down a toxic substance called deoxyadenosine. इसको accumulate होने पे ये toxicity को show करेगा, और अगर ये proper mechanism में चल रहा है तो you know the importance of adenosine in our body. The toxin builds up and destroys infection-fighting immune cells called T and B lymphocyte. और इनके टॉक्सिन के एक्युमुलेशन से क्या हो रहा है, ये किस पे एक्ट कर रहे हैं, ये हमारी B सेल और T सेल पे एक्ट कर जा रहे हैं। तो एज ए रिजल्टेंट क्या हुआ, हमारी लिम्फोसाइट सेल्स इनएक्टिव होने लगी, बॉडी में इनएक्टिव होने लगी, और हमारे किसी भी हमारे डिफेंस सिस्टम के जो कमांडो हैं, जो हमारे डिफेंस सिस्टम में आर्मी है, वो वीक हो गई। ऑब्वियसली आर्मी वीक होगी तो सिस्टम किस काम का। अगर हम पूरे बॉर्डर से आर्मी को ही हटा दें, अभी जैसे चाइना बॉर्डर का इशू चल रहा है, अगर हम लोग वहां से आर्मी को ही हटा दें तो अटैक करना किसी के लिए भी इजी हो जाएगा। तो सेम वे में तो इम्यून सिस्टम अभी जब पढ़ाएंगे तो काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। इम्यून सिस्टम, आप जस्ट अपनी बॉडी को इंडिया समझ लो और अपना डिफेंस सिस्टम इम्यून सिस्टम। ठीक है, उस तरीके से समझोगे तो सब चीज वहां पे क्लियर रहता है। अ फंक्शनल ADA cDNA, अब ये नोट डाउन रखना बेटा, यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर। रेट्रोवायरल वेक्टर के पास क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड RNA। ठीक है, रेट्रोवायरल है तो डबल स्टैंडर्ड RNA होगा, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज करके ये क्या कन्वर्ट कर सकता है, DNA को फॉर्म कर देगा। तो इसके पास जो भी ADA जीन, इससे जो हम ऑब्टेन करेंगे वो हमेशा क्या होगा बेटा, cDNA होगा। क्लियर? इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स व्हिच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, लिम्फोसाइट सेल को हम बाहर, बॉडी के बाहर ग्रो करा रहे हैं, लिम्फोसाइट सेल को कल्चर कर रहे हैं, और उन कल्चर करते वक्त ही इन DsRNA, जो तुम्हारा रेट्रोवायरल का RNA है, उससे हमने जो cDNA कॉपी बनाई ADA के लिए, उसको हमने कल्चर सेल में, लेबोरेटरी में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और फिर इन लिम्फोसाइट सेल्स को बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। अब नाउ इस केस में आप सोचो कि इसको टाइम टू टाइम, इन लिम्फोसाइट की एक लिमिट है बेटा, एक लाइफ साइकिल है, तो इनको टाइम टू टाइम इस प्रोसेस को रिपीट कराना होगा। क्लियर है? ठीक, which are subsequently returned to the patient. However, as these cells are not immortal, ध्यान देना, यही मैं बता रही हूँ कि क्यों इसको रिपीट करना पड़ेगा। The patient requires periodic infusion. सब नोट डाउन करोगे बेटा, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। Of such genetically engineered lymphocytes. ठीक है, अब ये इसका असर्शन रीजन में, ये असर्शन है और एक रीजन बन गया तुम्हारा। ठीक है, दे आर नॉट इमोर्टल, ये रहेगा तो इसको क्यों ट्रांसफ्यूजन चाहिए, उसका रीजन ये हो जाएगा बिकॉज दे आर नॉट इमोर्टल। तो कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। However, if the gene isolated from marrow cell producing ADA is introduced into cells at early embryonic stages, it could be a permanent cure for that particular generation. ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम ट्रीट कर दें, जैसे सपोज किसी को पता ही है कि ये हमारा SCID
है तो जैसे उस मूवी की बात करें तो उसमें वो दोनों रेसेसिव रहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ तो SCID नहीं रहता है लेकिन वो रेसेसिव है, ठीक है। तो उनको ये चांस रहता है और ये नॉलेज भी नहीं रहती सबको ना कि कैसे ट्रांसमिट होगा। तो जब उनका पहली बेबी की डेथ होती है तो वो इसी डिजीज से होती है, तो सेकेंड बेबी उनका हेल्दी होता है, ठीक है। वहाँ पे तुमने पेडिग्री निकालो, सेकेंड बेबी हेल्दी होता है, बेटा रहता है उसमें, और फिर थर्ड चाइल्ड जो होती है गर्ल चाइल्ड होती है उसको फिर से AD हो जाता है, और उसी आशा पे वो स्टोरी है मूवी की। तो अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी पता है तो और पैसे हैं तो हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में इस ट्रीटमेंट को करा लें। बहुत लोग अब ये सारे ट्रीटमेंट जब आ चुके हैं तो कराते भी हैं लोग, बट वही है कॉस्टली होते हैं। और पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, पहले तो आपको ये नॉलेज किसी नॉर्मल कपल को हो कि उनके अंदर जीन डिफेक्ट है और इस तरीके के डिजीज थे। जैसे मैंने तुम लोग को पहले भी बोला है कि मेरी खुद की भाभी जो है उनको VT था, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिस, ठीक है। एक लोअर लेवल का VT है जिससे उनकी प्रेगनेंसी 3 बार टर्मिनेट हुई और उसका कोई रीजन हम लोग को पता नहीं चल रहा था। 3 बार टर्मिनेशन के बाद भी हमें कोई रीजन नहीं पता चला, तब हम लोगों ने क्रोमोसोमल अप्रोच अप्लाई की और उसके बाद हमें ये डिजीज है उनको ये पता चला, ठीक है। इसकी वजह से उनको जैसे वो कंसीव कर रही हैं अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मंथ में क्लॉट्स बन जा रहे हैं और बेबी ग्रो नहीं कर पा रहा था, टर्मिनेट हो जा रही थी प्रेगनेंसी। अब इसका क्या था, हेपेरिन इंजेक्शन जो हम लोग पढ़े हुए हैं, हेपेरिन पढ़े हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में, तो हेपेरिन का इंजेक्शन क्लेक्सन करके आता है, वो उनको डेली रूटीन पे लेना था। तो पूरे थ्रू पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी उन्होंने ये इंजेक्शन लिया। तो पहली नीड तो यह है कि नॉलेज हो, तभी तो कोई क्योर कराएगा, और क्योर में फिर कॉस्ट इतनी लगनी है। तो मतलब थेरेपी है बट ये ऐसी नहीं है कि हर किसी के रीच में पहुंच जाए। तो बैक्टीरियल कैरिंग प्लाज्मिड विद क्लोन नॉर्मल एडीए जीन, तो पहले तो एडीए जीन को क्लोन कराया गया, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सोर्स बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया यूज कर लिया, क्लोन करा लिया, एडीए जीन की कॉपी बना ली, ठीक है। अब इस जीन को हम आइसोलेट कर ले, इस जीन को हम आइसोलेट करके इसका एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, PCR से भी नंबर ऑफ जीन्स बना सकते हैं। बट यहाँ डायरेक्ट आप देख लो, एडीए जीन को इनकॉर्पोरेट करा दिया वायरस में, वायरस को इनकॉर्पोरेट कराएंगे किसमें, लिम्फोसाइट्स में, और उन लिम्फोसाइट्स को फिर ट्रांसफर किया इस पर्टिकुलर ह्यूमन में। देखते हैं क्या लिखा है, जेनेटिकली डिसेबल्ड रेट्रोवायरस, जो डिसार्म्ड वर्ड यूज किया था, मतलब उसके पता नहीं तुम लोग को या 11th के बच्चों को अभी वायरस पढ़ाते हो कि मैंने बताया था कि डिसार्म्ड होना वायरस का मतलब उसका प्रोटीन, उसका जेनेटिक मटेरियल सब अलग अलग कर लेना, दैट इज डिसार्म, ठीक है। तो एक जेनेटिकली डिसेबल्ड रेट्रोवायरस लिए जो कि डिसेबल्ड है, मतलब ये अभी खुद बहुत सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, ये इनर्ट स्टेज में है, ये होस्ट बॉडी के बाहर है, कुछ भी तरीके से तुम समझ लो, ठीक है। क्लोन एडीए जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया वायरस में, ठीक। इसका इनकॉर्पोरेशन हो गया। नाउ रेट्रोवायरस इन्फेक्ट्स ब्लड सेल, ट्रांसफर एडीए जीन टू सेल्स, ठीक है, सेल्स में ट्रांसफर हो गया। अब ये ब्लड सेल्स लिखा हुआ है, इसको तुम डायरेक्ट यहाँ पे लिम्फोसाइट्स लिख लो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट के लिए क्लियरिटी रहेगा। हम लोग अभी लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं, तो ब्लड सेल, लिम्फोसाइट्स, ट्रांसफर एडीए जीन्स टू सेल्स, सेल्स आर ग्रोन इन कल्चर टू इंश्योर एडीए इज एक्टिव, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि तुरंत हम इंसर्ट कर देंगे इसको, हम लेबोरेटरी में कुछ ग्रो करा के देखेंगे, इसका भी टाइम टू टाइम ऐसे होता है कि कितना आपके पर्टिकुलर कल्चर मीडिया में जो कॉलोनी जो ग्रो कर रही है उसमें एडीए का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है तो अप्रोक्सीमेटली कितने अमाउंट में वो सिंथेसाइज होना चाहिए और एक्चुअल में वो कितना सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। तो जब सब कुछ ओके ओके है, पूरा आपके पैरामीटर स्टैटिस्टिकली आपने वेरीफाई कर लिया कि सब चीज आपको जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही मिल रहा है, तो उसके बाद आपने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया पर्टिकुलर जिस बेबी को यहाँ पे दिखाया गया है जिसको SCID है, क्लियर। नाउ अब इस केस में क्या हो जाएगा, इसके बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा, ठीक है। T cell isolated from SCID, ठीक। अब ये पहले से लिम्फोसाइट्स को लिया जाएगा ताकि वो वही सेम फैक्टर, सेम
रिसेप्टर वाली चीजें रहें, तो उसी की लिम्फोसाइट्स को लेके ग्रो करा के मल्टीपल कॉपीज बना के, ताकि एलर्जिक रिएक्शंस ना हो, कंपैटिबिलिटी रहे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बेटा? फास्ट रिप्लाई करो जरा। बाकी लोग जल्दी बताओ, क्लियर है? अश्लेषा, दिव्या, कौशिक, मृणाल, इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स में देखना है कि जीन थेरेपी, जीन थेरेपी हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जीन थेरेपी में मेनली एक जर्म लाइन जीन थेरेपी होगी, जहाँ पे आप गैमेट लेवल पे जर्म सेल्स में गैमेट लेवल पे वर्क कर दें, या एक सोमैटिक थेरेपी होगी। Germline therapy, in this case of germline gene therapy, germ cells, that is sperms or egg, एक मिनट, मेरा ये पेंटा भी टेढ़ा, ठीक है, sperms or eggs are modified by the introduction of functional genes which are ordinarily integrated into their genomes. Therefore the change due to therapy would be heritable. जो change कर दिया हमने वो क्या होगा? हेरिटेबल होगा, नेक्स्ट जनरेशन में भी वो ट्रांसफर हो जाएगा, एंड वुड बी पास्ड ऑन टू लेटर जनरेशन. This new approach theoretically should be highly effective in counteracting genetic disorders and hereditary disease. However, many jurisdiction prohibit, ठीक है, जो ethical issues वाला बात है, यह अलग एंगल है, ठीक है, ethical, कोई धर्म, कोई नियम कानून, कोई जनता इसको सपोर्ट ना करेगी, ये सब तो खिलवाड़ हो रहा है, भगवान की मर्जी के खिलाफ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, बट साइंस अपनी जगह सही है और ये चीजें अपनी जगह सही है, तो हम लोग किसी के बारे में अगेंस्ट में नहीं बात करते, अच्छे अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं बस। jurisdiction prohibit this for the application in human beings, at least for the present, for a variety of technical and ethical reasons. ठीक है, बट हमें ये पता है कि टेक्निकली अगर हम इस तरीके से कर पाए अप्रोच, तो हम इसको क्योर कर सकते हैं। नाउ सोमैटिक जीन थेरेपी, इन दिस केस सोमैटिक जीन थेरेपी, द थेरेपेटिक जीन्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सोमैटिक सेल्स ऑफ द पेशेंट, और इससे आप एक जनरेशन में ही क्योर कर पाओगे, और उसको टाइम टू टाइम आपको उसके डोज, उसकी चीजें वापस उसको लेना पड़ेगा। Any modification and effects will be restricted to the individual patient only and will not be inherited by the patient's offspring. नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। बिसाइड्स ऑफ दैट हम लोगों को पहले जो हमने जीएमओ पढ़ाया, जीएमओ नहीं जीएमसी पढ़ाया, उसकी भी कुछ क्रॉप्स पढ़नी है, एंड जीन थेरेपी में भी कुछ और डिजीज देखने हैं। तो ये सब हमने पहले भी कहा है, या तो हम इस लेक्चर इस चैप्टर के एंड में ले लेंगे, या यार तुम लोग सामने सामने आ जाओ तब हम ये सब पढ़ाएंगे, हमें ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है समझाने में। ठीक है, तब हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्या था, हाँ मैथिली वो वाला क्वेश्चन। अच्छा किसी को बताओ उसका आंसर पता है? वाई एंटीसेंस एंड सेंस both strand form RNA in case of RNA interference? Why? बताओ बेटा, किसी को कोई लिंक? इसको हम फटाफट तुम लोग को एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं जीन थेरेपी को, जस्ट आप देख लो ब्लैक स्क्रीन पे, अपन पढ़ लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जीन डिफॉल्ट जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस करना है। ठीक है, डिफॉल्ट जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस करना है। जस्ट हमने यहाँ पे एक डिजीज ली SCID, दैट इज कॉज्ड बाय ड्यू टू ADA डेफिशिएंसी। ठीक है,
अब हमारे पास इंजीनियरिंग पर्पस से मैनिपुलेशन करने के लिए दो चीजें हैं। एक तो हमें एडीओ को सिंथेसाइज कराना है, इसके लिए हमने क्या यूज किया, बैक्टीरिया। ठीक है, फिर एडीओ को सिंथेसाइज करने वाले जीन की नंबर ऑफ कॉपीज बना ले। यहाँ पे हम पीसीआर भी यूज कर सकते हैं, बट बैक्टीरिया लिया है तो बैक्टीरिया तक ही तुम लोग लिमिटेड रहो। यूज किया। अब इस बैक्टीरिया से हमने एडीए सिंथेसाइज करने वाले जीन को आइसोलेट किया। इस जीन को हमने वायरस में इनकॉर्पोरेट किया। वायरस कौन सा लिया हमने, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल ध्यान रखना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो ये जब कन्वर्ट होगा ये सीडीएनए में कन्वर्ट होगा। इस सीडीएनए के पास आपका जीन है जो आपको ट्रांसजीन करना है। ठीक, पैरेलली आपने क्या किया है, एक पेशेंट से आपने लिम्फोसाइट सेल्स निकाले, लिम्फोसाइट सेल को कल्चर किया, मतलब और ग्रो कराया, उसकी कॉपीज बनाई। ठीक है बेटा, उसकी भी कॉपीज बना ली। इस जीन को इस लिम्फोसाइट में इनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक है, इस जीन को इस लिम्फोसाइट कल्चर में इनकॉर्पोरेट कर दिया और फिर हम वहां पे देख रहे हैं क्या कल्चर मीडिया में ये लिम्फोसाइट फंक्शनली वर्क कर रही हैं। कहाँ लिखूं मैं, कलर चेंज कर ले रहा है, इसी पे हम लिखते हैं। अब हमें क्या चेक करना है बेटा कि इस कल्चर मीडिया में ये जो कल्चर कॉपीज बन रही है और इसमें जीन इंसर्ट कर दिया, तो उसके बाद हमने देखना है कि क्या ये फंक्शनल एडीए को फॉर्म कर रही है। अगर ये फंक्शनल एडीए को फॉर्म कर रही है तो इन लिम्फोसाइट्स को हमने पेशेंट के ब्लड में इंसर्ट कर दिया। पेशेंट के ब्लड में इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, वहाँ पे एडीए का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एडीए मतलब ये नॉर्मल मैकेनिज्म करेगा, आइनोसिन में कन्वर्ट कर देगा, डीएनए रिपेयर, डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेसेस में रोल प्ले करना है एडेनोसिन को, वो एक्टिवली कर लेगा, अच्छे से करेगा। तो एज ए रिजल्ट उस पर्टिकुलर पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स हाई हो गया और वो क्योर हो गया। इज इट क्लियर, क्लियर है ये मैकेनिज्म? Micro injection can be used by retrovirus as T lymphocytes are taken out of body because बेटा T lymphocyte का एक लाइफ साइकिल है और T lymphocyte हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में, लिम्फ में सर्कुलेटेड है। ठीक है, एक लाइफ साइकिल है उनकी। तो आप जब तक उसमें इंसर्ट करोगे वो किस तक पहुंचे, कहाँ पहुंचे, क्या वर्क किए, ये हम अपने बॉडी के अंदर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑल्दो अगर हम इसी प्रोसेस को गैमेट लेवल पे कर दिए तो वहां पे हम कर सकते हैं, बट जब एक इंडिविजुअल ग्रो कर चुका है, ऑर्गेनोजेनेसिस उसकी हो चुकी है, तो हम वहां पे टारगेट नहीं कर पाएंगे कि टी सेल थाइमस में फॉर्म होती हैं और उसके बाद मैच्योर होके बोन मैरो में फॉर्म होती है, थाइमस में मैच्योर होती है, उसके बाद वो सर्कुलेट होती हैं। तो उस टाइम आप ट्रेस नहीं कर सकते हो एक पर्टिकुलर इंसान की बॉडी में, और उसकी सारी टी लिम्फोसाइट को आप आइसोलेट भी नहीं कर सकते हो एक टाइम में। ठीक, तो आप एक सैंपल ले सकते हो, उसके ब्लड सैंपल से आपने टी लिम्फोसाइट को लिया, नाउ यू आर गोइंग फॉर द कल्चर ऑफ दैट टी सेल्स। आप टी सेल को, किसी भी सेल को आप माइटोसिस इंड्यूस करा सकते हो लेबोरेटरी में, मतलब अप्रोच कर सकते हो। वो होगा या नहीं होगा वो उस एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड है। अब उस माइटोसिस से आप टी सेल की कॉपी बना रहे हो लेबोरेटरी में और उसी टाइम आपने इंसर्ट कर दिया है जीन। नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स आपने बना लिया, आपको पता है ये टी लिम्फोसाइट्स कितने टाइम तक एक्टिव रहेंगे, कितना डिफेंस सिस्टम में वर्क करेंगे, वो एक ड्यूरेशन 2 to 3 मंथ, 1 मंथ, अलग अलग पेशेंट का एक ड्यूरेशन रहता है, डोज रहता है, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस टाइम तक के लिए वो क्योर रहेगा और उसके बाद फिर इन प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है। दैट्स वाई हमें टी लिम्फोसाइट्स को कल्चर करना पड़ेगा। क्लियर है कौशिक? श्रद्धेश क्लियर है? दिव्या ठीक। और हम एक बॉडी बनने के बाद हम आइसोलेट नहीं कर सकते, ये माइंड में ध्यान रखो, सारी चीजें आइसोलेट नहीं कर सकते। ये लिम्फोसाइट्स की भी एक लाइफ साइकिल है, उसके बाद वो इंसर्ट होंगे, फिर इनकी एक्टिविटी खत्म होगी, उसको दोबारा से लिम्फोसाइट इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों में अगर देखो बोन मैरो कॉन्सेप्ट में हम बाद में आते हैं, अगर उसको किसी का बोन मैरो अपने
बोन मैरो मिल जाता है अपने सिबलिंग से या मदर फादर से, तो वो बहुत इससे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। बट ये सब वही है कि जीन थेरेपी आपने की तो एक जनरेशन के लिए किया, अगर वो सरवाइव भी कर रहा है ठीक है, तो उसकी आगे वाली ऑफस्प्रिंग को फिर से होगी ये डिजीज, इसलिए जर्म लाइन वाला ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, मैथिली का जो क्वेश्चन था कि वाई एंटीसेंस एंड सेंस डीएनए, हाँ उस केस में यही होगा बेटा कि आपका जो देखो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो डीएनए नहीं, आरएनए का डबल स्ट्रैंड बनाना है। ठीक है, डीएस आरएनए को बनाना है। डीएस आरएनए इनिशिएट कहाँ से होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका डीएनए है इसमें आपको पता है एक कोडिंग स्ट्रैंड है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो अपने थ्योरी को ध्यान में रखना। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एक सेंस स्ट्रैंड है, एक नॉन सेंस एंटी सेंस स्ट्रैंड है। ठीक है, तो आपको जब अब आप यहाँ पे थ्योरी देखो कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपको फॉर्म कराना है। ठीक, इस डबल स्ट्रैंडेड का कॉम्प्लीमेंट्री किसके पास होगा, इंफॉर्मेशन किसके पास होगी। अगर जो सपोज ये कोडिंग स्ट्रैंड है और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इट मीन्स कि एक जो एमआरएनए नॉर्मली बन रहा है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड से बन गया होगा, इस वाले स्ट्रैंड से। ठीक, ये स्ट्रैंड अपना इंफॉर्मेशन को सेव रखता है। नाउ इस केस में क्या होगा, बोथ स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करेंगे एंड इससे दूसरा एमआरएनए बन जाएगा, या हम सिंपली आरएनए लें, एमआरएनए भी ले सकते हो। एमआरएनए बन रहा है, इन दोनों को बाइंड करना है। ठीक, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमेशा इन स्ट्रैंड के पास है, तो सेंस और एंटी सेंस दोनों स्ट्रैंड से एमआरएनए सिंथेसाइज होगा और ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस की वजह से बाइंड कर जाएंगे। ठीक, ये नेचुरल फिनोमेना हुआ। इट मीन्स कि आरएनए आई को इंड्यूस होने के लिए आपकी बॉडी, आपके सेल के अंदर नेचुरली आरएनए का डायमर बनना चाहिए। इज इट क्लियर। अब ये डायमर जब बना है तो डाइसर एंजाइम इस पे एक्ट कर देगा और इसको ब्रेक करेगा siRNA में। ठीक है, एंड दीज siRNA सेपरेट होंगे, रिस्क के साथ ये बाइंड करेंगे, सेपरेट हो गए। तो एक पैसेंजर, एक गाइड, पैसेंजर वाला डिलीट कर दिया हमने, गाइड स्ट्रैंड हमारा फंक्शनल है। गाइड स्ट्रैंड अब अवेलेबल है जो वायरल आरएनए आ रहा है उससे ये बाइंड करने के लिए। ठीक है, और इसका पूरा कॉपी इसके पास नहीं होगा बट कुछ स्ट्रैंड कॉपी होंगे, तो जहां पे भी ये डबल स्ट्रैंड बनाएगा फिर से नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इसको कट कर देगा, फिर ये अगेन इसी तरीके से रिपीट होगा और ये साइकिल रहेगा। तो फॉर द इनिशिएटिंग ऑफ आरएनए, ठीक है, ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक ये वायरल आरएनए से इसको इस पर्टिकुलर सेल को एक्सपोजर मिलेगा। बट फॉर द इनिशिएटिंग ऑफ आरएनए आपकी नेचुरल प्रोसेस से एमआरएनए को डबल होना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बना के डुप्लेक्स बनाना होगा। इज इट क्लियर। क्लियर है बेटा। एंड कर रहे हैं आज का लेक्चर, ब्रेक ले लो और उसके बाद फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करो। चलो बाय। कोई भी डाउट हो तो फिर पूछना। तो बाय बाय।